Welcome students, this is the class 6th and subject is political science. Today we will deal the new chapter from this book. See the cover page of the book. The name of the book is written here, Social and Political Life Part 1. This is the textbook from NCERT for the 6th standard. So let's start the chapter. This is the chapter number 4. Already we have completed 3 chapters. Today's chapter's name is Key Elements of a Democratic Government. So students, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं. ओके, सो यू कैन सी द मैप हियर. दिस इज द वर्ल्ड मैप. इन दिस मैप we have marked only 2 countries. One is India and second one is South Africa. So to understand the key elements of the democracy, we will deal with the story of South Africa. Okay, so we will discuss the main elements, main situations, what happened here in the South Africa, which were the major conditions which brought it to a democratic country, and what is the link between Africa and India. So in this chapter we will read about the major features, major elements which are related to the democracy. Okay, in democracy, which type of the democratic government is there? So this include the people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. So these are the major topic in the key elements of a democratic government. Now students, see the very first page. In this page you can see the map of Africa, this one. Okay, so first of all we will start a story with the person that is named Maya. ओके, एक माया की स्टोरी है जो साउथ अफ्रीका में 11 ईयर की एक छोटी बच्ची है, छोटी गर्ल है. तो वंस शी वाज क्लीनिंग एंड शी गॉट अ स्क्रैप बुक. उसको एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें पिक्चर्स लगी हुई थी, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लगे हुए थे. तो शी आस्क्ड फ्रॉम हर मदर. तो उसकी मदर ने बताया कि ये पर्सन जो आप देख रहे हो इसमें स्क्रैप बुक में जो बॉय है वो उसका नेम है हेक्टर. हेक्टर पीटरसन ने उस टाइम में साउथ अफ्रीका में 15 ईयर्स पहले क्या क्या फेस किया. एक्चुअली स्टूडेंट्स, उस स्क्रैप बुक में एक स्टोरी थी. दैट स्टोरी डिपिक्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है जो स्किन कलर के बेस पे किसी के साथ भेदभाव करते हैं. तो साउथ अफ्रीका में इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बोलते थे अपार्थीड. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थीड. आंसर, apartheid means separation on the basis of race, on the basis of color of skin. ये साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल थे ब्लैक पीपल के साथ वो भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे क्योंकि उनका स्किन कलर ब्लैक था. तो उस बेस पे उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते थे. मीन्स ओवरऑल वी कैन से देयर वाज नो इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस. So this chapter deals with the democracy and democratic government. In democracy we can say this is the government of people and main thing equality is there. Okay, so to provide the equality, this is the responsibility of government. But if people are being discriminated on any basis, it means this is not a true democracy. So in the case of Maya, we can see what type of the rights were not given to the people of South Africa. Let's have the detail of the chapter. Move to the next page. We can say long time से लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया. इवन साउथ अफ्रीका ने बहुत स्ट्रगल किया. कितनी देर तक उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा और उनके वहाँ पे लीडर थे नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला के साथ मिलके लोगों ने पार्टिसिपेट करके बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया, अपने कंट्री को फ्री करवाया. आफ्टर बीइंग फ्री दे अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो रूल था, सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको अडॉप्ट किया. और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अब क्या था, सब लोगों को इक्वलिटी मिलेगी. सब लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने की इक्वलिटी मिलेगी. अपने जो उस कंट्री में लोगों के जितने भी उनके फेस्टिवल्स हैं या उनका कल्चर है
उसको वो फॉलो कर सकते हैं। कंट्री में हर पब्लिक प्लेस को वो विजिट कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, तो वहाँ पे जब ये माया की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ में जो उन्होंने देखा था कि वहाँ पे लोगों की ज़ूहू लैंग्वेज थी, लेकिन लोगों को इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि उनको लैंग्वेज बेस पे भी मर्सीलेसली उनको शूट किया जाता था, मार दिया जाता था। तो उस बुक में जो माया अपनी मदर से बुक की स्टोरी पूछ रही है, उस बुक में हेक्टर जो लड़का था उसको शूट कर दिया गया था। सो ये इंसिडेंट हुआ था, दिस वाज ऑन 16 जून 1976। तो अफ्रीका में जो नेशनल कांग्रेस थी, नेशनल कांग्रेस जिसके लीडर थे मिस्टर नेल्सन मंडेला, लोगों के साथ मिलकर बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया, फ्रीडम के लिए बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया, और फाइनली दिस सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब वहाँ पे लोगों को इक्वलिटी मिल रही है। डेमोक्रेसी में हम और भी देखेंगे कि और कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होनी चाहिए। नाउ सी द समरी ऑफ दिस पेज। The continent of South Africa that is very close to Asian subcontinent. So naturally उसके और हमारे ऊपर बहुत impact पड़ेगा. For nearly 6 decades in the part of 20th century, the country was in the news for practice of apartheid or racial discrimination. मतलब apartheid जो कलर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था 20th सेंचुरी में, वो इन बातों के लिए पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में छाया रहा, न्यूज़ में रहा। देन जो मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन थी वो ब्लैक थी, और जो वाइट सेटलर थे उनके साथ वो ये अपने भेदभाव की पॉलिसी को लेकर उनको दबा रहे थे। देन ये डिस्क्रिमिनेशन इतना अपेरेंट था, हर कोई इसको देख सकता था, महसूस कर सकता था कि कितने लेवल पे कितना सीवर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो बहुत लंबे टाइम पे उनको स्ट्रगल करने के बाद 1994 में नेल्सन मंडेला ने एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे अपनी ओथ ली और कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दी। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पेज योर क्वेश्चन इज हु वाज नेल्सन मंडेला and when the South Africa became a democratic country? So be ready to give me the answer in the comment box. This was the year 1994 when South Africa became a democratic country and Nelson Mandela was the first president of independent South Africa. Now move to the next page. See, डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट हमने अभी तक जो पढ़ा वो था इक्वलिटी, और इक्वलिटी लेके आने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक तो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। नाउ इन दिस पेज वी विल सी अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। स्टूडेंट्स, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रीड द चैप्टर थॉरोली. ओके, फर्स्ट you required to listen the audio video lecture, and if you don't understand the things, please watch the video repeatedly and by yourself also try to read the chapter by yourself. Okay, so these are the different topics given in your book. We are going to summarize each and every topic. Now in this topic the other ways of participation, लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपने जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लेने, अपने राइट्स लेने हैं, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क इन अ डेमोक्रेटिक वे, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे। इसके लिए ये लोगों की पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। अब लोगों की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उनके लिए जो डिसीजन लिए उनको वो चेंज भी कर सकती है। इन केस अगर वो डिसीजन लोगों की फेवर में नहीं है तो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस वे से पार्टिसिपेट करेंगे? धरने दे सकते हैं, या वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है कि वो रेगुलर इलेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट को वोट देती हैं, उसको चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नाउ सी द पार्टिसिपेशन। अगर हम डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो इट इज़ वेरी मच इसेंशियल, ये बहुत नीडी हो जाता है फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस। अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कैन मिस यूज इट्स पावर्स, ये लिमिटलेस हो सकती है। बट पीपल्स पार्टिसिपेशन कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस पार्टिसिपेशन शुड बी थ्रू द वोटिंग इन द इलेक्शंस. And in India we are having the general election. These elections are held after every 5 years. Okay, इंडिया में इलेक्शंस होती हैं हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होती हैं, इससे पहले भी हो सकते हैं इन केस देयर इज अ डिसॉल्व ऑफ लोकसभा और
state assembly. So we need to have the regular elections to keep a check on the government. So लोगों की पार्टिसिपेशन कंपल्सरी है। और हम देखते हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन और किस वे से हो सकती है। दूसरे वे क्या है, इन एडिशन टू इलेक्शन, इसके अलावा और कौन से वे है, सी हियर देयर आर अदर मेथड्स लाइक धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन, मिलकर सारे कैंपेन निकालते हैं, रैलीज निकालते हैं, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट करते हैं, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। दूसरे और रास्ते हमारे पास, जैसे आजकल की डेट में मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, मास मीडिया मीन्स अ मीडिया विच कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारा टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है। तो these are the major sources by which people can highlighting the issues and molding the public opinion, जो लोगों की राय है उसको वो इफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी जो ओपिनियन है, अपनी वॉइस है वो पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर द अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। सो स्टूडेंट्स टिल नाउ इसकी समरी क्या है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर वर्किंग देने के लिए, उसको डेमोक्रेटिक वर्किंग देने के लिए, उसकी पावर्स के ऊपर, उसकी वर्किंग के ऊपर चेक रखने के लिए लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इसके मेजर वे क्या हैं, हमने अभी तक पढ़े हैं इलेक्शंस। इलेक्शन के अलावा हमारे पास हैं धरना, रैलीज, स्ट्राइक्स, कैंपेन, मास मीडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। सी द पेज, यू आर वॉचिंग अ पिक्चर हियर ऑफ अ रिवर। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसे इश्यू बन जाते हैं। इनमें से ज़्यादा मेजर इश्यूज है हमारा वाटर को लेके जो इशू है। फॉर एग्जांपल 2 स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में, जैसे हमारी 28 स्टेट्स हैं, 28 में से किसी 2 या 3 स्टेट्स में एक कॉमन रिवर है, तो वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है तमिलनाडु की, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो अपस्ट्रीम है, उसका जो वाटर है कर्नाटका से रिलीज होता है। अगर कर्नाटका गवर्नमेंट उनको वाटर नहीं देगी तो तमिलनाडु में वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। तो दोनों गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो गया सपोज, तो उस केस में हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों की पार्टिसिपेशन, ये मिलके एक सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम होती है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इन नदरन स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा की वाटर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है। सो इन केस अगर कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अनप्लेजेंट हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इस केस में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जब 2 तरह के लोग या 2 तरह के ग्रुप या 2 स्टेट्स जो एक दूसरे के साथ फेयर ट्रीट नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किस बात का डिस्क्रिमिनेशन होगा? 2 स्टेट्स में उनका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपना रीजन है, रीजन मतलब एरिया। तो ऐसे बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक है, कास्ट है, रेशियल बैकग्राउंड है, किसी भी रीजन से वो स्टेट में डिस्प्यूट हो गया, वो उनमें इक्वल जो रिलेशंस है वो नहीं रहे, दे आर नॉट रेडी टू शेयर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस केस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट that should take the proper steps to satisfy the both states or both groups. So this is the responsibility of the government to resolve the issue in a very fair way. ये नहीं कि किसी एक स्टेट को या एक ग्रुप की फेवर करें। मीन्स हमारे कंट्री में इक्वलिटी लोगों में भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के डिसीजन में भी होनी चाहिए। Either the decision may be in favor of a person, group or a states. Now move to the next. This is also very important element, equality and justice. If we are talking about the equality, अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी अकेली नहीं आती, इक्वलिटी के साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट दिस बोथ टॉपिक्स आर दे आर द सेम, दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो अगर एक को देखते हैं दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी, देन वी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टुवर्ड्स द जस्टिस। इक्वलिटी में ऐसा होना चाहिए कि सबको जस्टिस मिले। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय देना है सबको, तो उसमें भी न्याय क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। द गवर्नमेंट शुड बी इम्पार्शियल, मीन्स ये बिना किसी के पक्षपात किए अपना डिसीजन देगी, इक्वली सबको देगी। So this is the key feature of the democratic government. Equality and justice, as we already
discuss this. These are the same sides of a same coin and these are inseparable. इनको हम अलग नहीं कर सकते. They go hand in hand. एक साथ ही चलते हैं. Equality and justice. Dr. B.R. Ambedkar, he waged a long struggle for getting rights for the Dalits or untouchables. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो छोटे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडिया में, तो ऐसे दलित लोग हैं या बैकवर्ड पीपल हैं, कास्ट बेस पे जो बैकवर्ड पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं, जिनको हम इक्वल राइट्स नहीं देते थे हमारे इंडिया में, तो बी आर अम्बेडकर ने उनके लिए बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया ताकि उनको इक्वलिटी मिल सके. सो स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक वी विल कंपेयर इंडिया विद द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में भी डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन दूसरी कॉलोनियल गवर्नमेंट से, जो इंग्लिश पीपल थे, वाइट पीपल थे, उनके द्वारा किया जा रहा था रेशियल बेस पे, मतलब उनकी स्किन कलर बेस पे. लेकिन जो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन था वो हमारे सेम जो कंट्री के सिटीजन थे, जो अपने आप को हायर कास्ट के मानते थे, उनके द्वारा किया जा रहा था. सो यू मस्ट हैव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बोथ. अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि दोनों कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या था. इंडिया में कास्ट बेस पे था, इट वाज डन बाय द सेम पीपल ऑफ द सेम कंट्री. बट अफ्रीका में क्या था, इट वाज डन बाय द वाइट पीपल, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जिनका वहाँ पे कब्जा था. सो दोनों केसेस में डिफरेंस है. लेकिन इंडिया में जो था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी प्रोविज़न बनाई गई ताकि इन लोगों को इक्वलिटी और जस्टिस मिल सके. तो अनटचेबल दलित पीपल को अपग्रेड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाए, और सबसे बड़ा जो लॉ था, इम्पोर्टेंट लॉ था, दैट वाज एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एबोल्यूशन मीन्स अबॉलिश होता है किसी चीज़ को बैन करना. एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक लॉ बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग कोई किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा. नाउ सी, इसके अलावा एक और भी था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे कंट्री में जो इक्वलिटी है वो जेंडर बेस पे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेट होते हैं लोगों के साथ. जैसे मेल पर्सन को बहुत ज़्यादा राइट्स हो गए, वीमेन को राइट्स कम. तो ऐसे एक लॉ था हमारा प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट. इसमें यह था कि जो पेरेंट्स की इनहेरिटेंस, जो उनकी जद्दी संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, वो डॉटर्स को भी मिलेगी. जैसे फादर की प्रॉपर्टी में अर्लियर हमारे कंट्री में क्या कस्टम था, क्या रिवाज था, ओनली सन कुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर. बट आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके अकॉर्डिंग डॉटर्स आर ऑल्सो इक्वली दे कैन हैव द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स प्रॉपर्टी. तो ये था हमारा इक्वलिटी और जस्टिस. मीन्स टिल नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इंडिया के एग्जांपल है, चाहे साउथ अफ्रीका के लिए इक्वलिटी मस्ट है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. दूसरा, इक्वलिटी किस केस में होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होनी चाहिए. उसके अलावा हमारी सोशल इक्वलिटी, सोसाइटी में सारे इक्वली कंसिडर होने चाहिए. देन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए. गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है कि वो सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करेगी, चाहे वो एक ग्रुप है, चाहे स्टेट से, सबके लिए इक्वल जस्टिफिएबल डिसीजन होंगे. तो इसके अलावा हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म किया गया लॉ बना के. कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें प्रोविज़न दी, लॉ बनाया. इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसके अकॉर्डिंग द फीमेल मेंबर्स कैन ऑल्सो हैव द शेयर द पेरेंट्स प्रॉपर्टी. तो लास्ट में हम इतना कह सकते हैं कि विदाउट जस्टिस एंड इक्वलिटी डेमोक्रेसी कभी भी मीनिंगफुल हो नहीं सकती. Okay, so these are the major features, key elements of the democracy which make the democracy more meaningful. Means equality, justice should be there in a democratic government. So students, thanks for being here and listen the lecture. I again suggest you to watch the video lecture repeatedly and read the chapter also. We will be soon there with the new video. Till that, stay safe, stay healthy.